नमस्कार। आज हम पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तैर रहे एक अजूबे की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस। हाँ, ये सिर्फ धातु और तारों का ढेर नहीं है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और शायद सबसे बढ़कर दुनिया भर के देशों के एक साथ काम करने की एक बहुत ही असाधारण मिसाल है। बिल्कुल। और सुना है ये इतना बड़ा है कि इसे नीचे पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। रात के आसमान में अगर सही समय हो तो ये एक चलते हुए तारे जैसा दिखता है। चांद और शुक्र के बाद शायद सबसे चमकीली चीज। वाओ। तो आज हम इसी आईएसएस की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना, यहाँ असल में होता क्या है और इसका आगे क्या होगा। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने की कहानी, इसका डिजाइन, इस पर जो शोध होता है और हाँ, वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव, उन सब पर आधारित है। सोचिए जरा, एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा ढांचा और स्पीड करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, गोली से भी कहीं ज्यादा तेज। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। कमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से। ये आइडिया आया कहाँ से था? एकदम से तो नहीं बन गया होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। आप कह सकती हैं शीत युद्ध के टाइम की। अच्छा, उस समय तो अमेरिका और सोवियत संघ में होड़ लगी थी। हाँ बिल्कुल। अमेरिका का अपना एक सपना था स्पेस स्टेशन फ्रीडम बनाने का, और सोवियत संघ के भी अपने स्टेशंस थे पहले, जैसे सैल्यूट और मीर। वो शुरुआती कोशिशें थी। तो ये अलग अलग चल रहा था सब। हाँ, पहले तो। लेकिन असली मोड़ आया 1993 में। तब दो पुराने दुश्मन अमेरिका और रूस साथ आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। सच में, ये तो जबरदस्त बदलाव रहा होगा। और फिर बाकी देश? हाँ, बाद में यूरोप की स्पेस एजेंसी ईएसए, जापान की जैक्सा और कनाडा की सीएसए, ये सब भी इस बड़े प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। तो मतलब जो कभी एक दूसरे के खिलाफ थे, उन्होंने अंतरिक्ष में हाथ मिला लिया। और फिर इसे बनाया कैसे गया? ये मतलब इसे एक साथ तो लॉन्च नहीं किया होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इंजीनियरिंग का असली कमाल है। इसे टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में पृथ्वी से भेजा गया और फिर अंतरिक्ष में ही जोड़ा गया। अंतरिक्ष में कैसे? पहला हिस्सा, ज़ारिया मॉड्यूल, रूस ने नवंबर 1998 में लॉन्च किया। ज़ारिया का मतलब होता है सूर्योदय। और उसके बाद तो 100 से भी ज्यादा लॉन्च मिशन हुए। 100 से ज्यादा? कौन से रॉकेट इस्तेमाल हुए? ज्यादातर नासा के स्पेस शटल थे, जो अब तो रिटायर हो चुके हैं, और रूस के सोयूज और प्रोटॉन रॉकेट्स। इन रॉकेट्स में अलग अलग मॉड्यूल और हिस्से ऊपर पहुंचाए। और फिर इन टुकड़ों को जोड़ा किसने? ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। अंतरिक्ष यात्रियों ने। उन्होंने 250 से ज्यादा बार स्पेस वॉक किया, मतलब अपने यान से बाहर निकलकर खुले अंतरिक्ष में तैरते हुए इन भारी भरकम हिस्सों को फिट किया, जोड़ा। बाप रे, 250 स्पेस वॉक! ये तो जैसे अंतरिक्ष में बहुत बड़ा लेगो सेट जोड़ना। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ये अपने आप में इंजीनियरिंग और इंसानी हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल है। वाकई अविश्वसनीय। तो ये जुड़कर आप कैसा दिखता है? फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ठीक है, पर इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? मतलब कहाँ रहते हैं लोग, कहाँ काम करते हैं? इसमें कई हिस्से हैं। सबसे जरूरी है वो मॉड्यूल जिनमें हवा का दबाव है, मतलब जहां बिना स्पेस सूट के रहा जा सकता है। अच्छा। जैसे अमेरिका की डेस्टिनी लैब है, वो मुख्य साइंटिफिक लैब है। रूस का ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल है, जो शुरू में लाइफ सपोर्ट और रहने की जगह देता था। और यूरोप और जापान के भी हैं? हाँ, यूरोप का कोलंबस मॉड्यूल है और जापान का किबो। किबो का मतलब है आशा। इसमें अपनी लैब के साथ साथ एक बाहरी प्लेटफॉर्म भी है, जहां प्रयोगों को सीधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में रखा जा सकता है। ये सारे मॉड्यूल अलग अलग हैं। इन्हें एक साथ क्या जोड़ता है? इन सबको एक लंबे जैसी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसी एक ढांचे से जोड़ा गया है। इसे ट्रस स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, ट्रस। और बिजली, इतने बड़े स्टेशन को बिजली कहाँ से मिलती है? इसी ट्रस पर बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हैं, पंखों की तरह। ये सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, करीब 90 से 120 किलोवाट तक। 120 किलोवाट, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, लगभग 30-40 घरों को चलाने जितनी बिजली। और हाँ, इस स्टेशन पर दूसरे अंतरिक्ष यानों के आने जाने और जुड़ने के लिए डॉकिंग पोर्ट्स भी हैं। जैसे रूस के सोयूज यान आते हैं। हाँ, सोयूज, प्रोग्रेस कार्गो शिप्स, और अब तो अमेरिकी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स अपने ड्रैगन कैप्सूल से भी एस्ट्रोनॉट्स और सामान भेजती हैं। और सबसे जरूरी चीज,
जीने के लिए हवा, पानी। बिल्कुल। लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हवा में ऑक्सीजन का लेवल ठीक रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, तापमान कंट्रोल करते हैं और हाँ, पानी को रिसाइकिल करते हैं। पानी रिसाइकिल, ये कैसे होता है? मतलब गंदे पानी को साफ करते हैं? हाँ, स्टेशन पर पानी बहुत कीमती है, हर बूंद बचानी होती है। तो वहाँ ऐसे सिस्टम लगे हैं जो पसीने, हवा की नमी, यहाँ तक कि पेशाब को भी फिल्टर करके, साफ करके पीने लायक पानी बना देते हैं। क्या बात है! ये तकनीक तो कमाल की है। भविष्य के मिशन के लिए तो बहुत जरूरी होगी। हाँ, चांद या मंगल जैसे लंबे मिशनों के लिए ये बेहद जरूरी है। ये सब सुनने में इतना जटिल है, और इसे चलाते भी 5 अलग-अलग स्पेस एजेंसीज है ना, नासा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए, जैक्सा, सीएसए। ये जो मिलकर काम करने वाला पहलू है, ये कितना अहम है? मेरे ख्याल से ये आईएसएस की आत्मा है। सोचिए, जमीन पर देशों में कितने मतभेद होते हैं, हाँ, वो तो है। लेकिन अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर पिछले 20-22 सालों से ये 5 एजेंसियां, 15 से ज्यादा देश मिलकर इस स्टेशन को चला रहे हैं। फंडिंग बंटी हुई है, जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं। ये दिखाता है कि जब इंसान चाहे तो बड़े लक्ष्यों के लिए कैसे एक साथ आ सकता है। ये वाकई एक बड़ी मिसाल है। अच्छा, तो ये अद्भुत ढांचा बन गया, चल रहा है, कई देश मिलकर चला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ होता क्या है? इसका असली मकसद क्या है? इसका मुख्य काम एक अनोखी प्रयोगशाला का है, एक ऐसी लैब जो माइक्रोग्रेविटी में काम करती है। माइक्रोग्रेविटी मतलब लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण? हाँ, बिल्कुल। इस माहौल में ऐसी बहुत सी चीजें और प्रक्रियाएं स्टडी की जा सकती हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के असर की वजह से या तो छिप जाती हैं या बहुत अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में ऐसा क्या खास हो जाता है? देखिए, कई क्षेत्रों में इसका फायदा है। सबसे पहला तो खुद इंसान पर असर। जब कोई लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है तो शरीर पर कई असर पड़ते हैं। हाँ, सुना है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होती हैं, उनका घनत्व कम होता है, मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगती हैं, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, इम्यून सिस्टम में भी बदलाव आते हैं। तो आईएसएस पर इन सब बदलावों को बहुत बारीकी से स्टडी किया जाता है, ताकि भविष्य के मिशन के लिए तैयारी हो सके। बिल्कुल, ताकि हम समझ सकें कि कैसे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे मिशन जैसे चांद या मंगल पर जाने के लिए स्वस्थ रखा जाए। ये तो हुआ इंसानों पर असर, और क्या होता है वहां? इसके अलावा जैसे कोशिकाएं हैं, छोटे जीव हैं, वो माइक्रोग्रेविटी में कैसे बर्ताव करते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, इस पर भी प्रयोग होते हैं। पौधे अंतरिक्ष में? हाँ, एक प्रयोग था वेजी नाम से। उसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने लेट्यूस, सलाद, सरसों, यहाँ तक कि मिर्च भी उगाई और खाई भी। वाह, ये तो जबरदस्त है। अंतरिक्ष में ताजी सब्जी। हाँ, भविष्य के लिए ये भी जरूरी होगा। फिर पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस में भी बहुत काम होता है। नई तरह की मिश्र धातुएं बनाना या फिर प्रोटीन के क्रिस्टल उगाना। हाँ, प्रोटीन क्रिस्टल, इसका क्या मतलब और फायदा? देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रोटीन के क्रिस्टल की बनावट को थोड़ा परफेक्ट नहीं बनने देता। माइक्रोग्रेविटी में वो ज्यादा शुद्ध और बड़े बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, और जब हमें प्रोटीन की एकदम सही संरचना पता चलती है तो वैज्ञानिक पृथ्वी पर बीमारियों के लिए ज्यादा असरदार दवाएं डिजाइन कर पाते हैं। ऐसी कई दवाएं हैं जिनके विकास में आईएसएस पर हुए क्रिस्टल ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स का योगदान रहा है। तो आईएसएस पर जो हो रहा है उसका सीधा फायदा हमें नीचे पृथ्वी पर भी मिल रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा पृथ्वी का अध्ययन भी होता है, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन। तो ये 2 दशकों से ज्यादा हो गए आईएसएस को। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या कहेंगे आप? सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि नवंबर 2000 से लेकर आज तक लगातार बिना एक दिन के गैप के इंसान अंतरिक्ष में मौजूद रहे हैं। बाप, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये तो है। तकनीकी तौर पर देखें तो कनाडा ने जो रोबोटिक हाथ बनाया है, कैनाडाम-2, वो एक बड़ी सफलता है। स्टेशन के बाहर कई जरूरी काम करता है। अच्छा, वो रोबोटिक आर्म। हाँ, फिर पानी रिसाइकलिंग की तकनीक में महारत हासिल करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक और बड़ी बात है, इसने प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोले हैं। प्राइवेट कंपनियां? जैसे स्पेसएक्स। हाँ, स्पेसएक्स, बोइंग, अब ये कंपनियां नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और सामान को आईएसएस तक पहुंचा रही हैं। इसे कमर्शियल क्रू प्रोग्राम कहते हैं। ये एक नया दौर है अंतरिक्ष यात्रा का। और इसने भविष्य के मिशन की नींव भी रखी है ना, जैसे चांद और मंगल। निश्चित रूप से।
आईएसएस पर जो भी हमने सीखा है, इंसान कैसे रहते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वो सारा डेटा और अनुभव ही हमें आर्टेमिस मिशन के जरिए वापस चांद पर जाने और फिर आगे मंगल पर जाने के लिए तैयार कर रहा है। आईएसएस एक तरह से गहरे अंतरिक्ष में जाने के लिए हमारा पहला पड़ाव या कह लीजिए ट्रेनिंग ग्राउंड साबित हुआ है। अब जरा सोचें कि वहां रहना कैसा होता होगा। एस्ट्रोनॉट की रोज की जिंदगी, सोना, खाना पीना, ये सब पृथ्वी से कितना अलग होता होगा। बहुत अलग, सब कुछ। सोने के लिए छोटे छोटे पर्सनल कैबिन होते हैं। वहाँ एस्ट्रोनॉट खुद को स्लीपिंग बैग में दीवार से बांध लेते हैं। बांध लेते हैं क्यों? ताकि सोते समय तैरकर कहीं और ना चले जाएं। माइक्रोग्रेविटी है ना। हाँ, सही बात है। और खाने का क्या? मैंने सुना था ब्रेड नहीं खा सकते। हाँ, क्योंकि ब्रेड के टुकड़े मतलब क्रम्स हवा में तैर सकते हैं और मशीनों में फंसकर दिक्कत पैदा कर सकते हैं, इसलिए उसकी जगह अक्सर टॉर्टिला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और खाना कैसा होता है? टेस्टी? ज्यादातर खाना पहले से तैयार होता है, या तो सूखा हुआ डिहाइड्रेटेड होता है जिसे पानी मिलाकर खाते हैं, या फिर थर्मोस्टेबलाइज्ड पैकेट में आता है जिसे गर्म करना होता है। ताज़ा फल सब्जियां तो बहुत कम, जब कोई कार्गो शिप आता है तभी नसीब होती हैं। और नहाना, साफ सफाई? कोई शावर नहीं है, पानी बचाना होता है ना, तो वो लोग खास तरह के बिना पानी वाले वाइप्स और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, महीनों तक बिना नहाए रहना। उफ, ये तो मुश्किल लगता है। पर सेहत के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी होगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं वरना। हाँ, ये बेहद जरूरी है। उन्हें रोजाना करीब 2 घंटे कसरत करनी पड़ती है। इसके लिए खास मशीनें हैं, एक ट्रेडमिल है जिस पर उन्हें हार्नेस से बांधना पड़ता है ताकि वो उड़ ना जाएं। अच्छा। एक स्टेशनरी बाइक है और एक खास मशीन है, एरेड कहते हैं उसे, जो वजन उठाने जैसा रेजिस्टेंस देती है। ये सब हड्डियों और मांसपेशियों को ठीक रखने के लिए जरूरी है। तो उनका दिन काफी बिजी रहता होगा। हाँ, बहुत। करीब 12 घंटे का वर्किंग डे होता है। उसमें एक्सपेरिमेंट्स करना, स्टेशन की देखभाल, मरम्मत और पृथ्वी से कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब शामिल है। और वो नज़ारा, दिन में 16 बार सूरज उगना और डूबना। हाँ, क्योंकि स्टेशन हर 90 मिनट में चक्कर लगाता है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर सोने के लिए खिड़कियों पर कवर लगाने पड़ते हैं ताकि अंधेरा रहे। और एक और बात सुनी थी कि वो लंबे हो जाते हैं अंतरिक्ष में। हाँ, ये सच है। माइक्रोग्रेविटी में रीढ़ की हड्डी थोड़ी फैल जाती है, दबाव कम होने से। तो एस्ट्रोनॉट कुछ सेंटीमीटर्स, शायद 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने पर ये नॉर्मल हो जाता है। कमाल है। अच्छा, आपने रोबोटिक्स का जिक्र किया था, कैनाडाम-2 का। कनाडा का रोल काफी अहम लगता है इसमें। हाँ, बहुत अहम। कैनाडाम-2 एक बहुत बड़ा, करीब 17 मीटर लंबा रोबोटिक हाथ है। ये स्टेशन के बाहर चलता फिरता रहता है। क्या काम करता है ये? कई काम, जैसे बाहर से कोई कार्गो जहाज आता है तो ये उसे पकड़कर स्टेशन से जोड़ने में मदद करता है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और एक और रोबोट का नाम लिया था आपने, डेक्स्टर? हाँ, डेक्स्टर। उसके 2 हाथ हैं, जैसे हमारे होते हैं। ये और भी बारीक काम कर सकता है स्पेस के बाहर, जैसे कोई छोटा पुर्जा बदलना हो या कोई नाजुक मरम्मत करनी हो, जो शायद इंसान के लिए स्पेस सूट पहनकर करना मुश्किल हो। इसे कनाडा का अप्रेंटिस भी कहते हैं मजाक में। तो ये रोबोट्स तो स्टेशन के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल, रख रखाव के लिए ये अनिवार्य है। तो ये स्टेशन सिर्फ अंतरिक्ष के लिए ही नहीं, पृथ्वी पर हमारे लिए भी फायदेमंद है। जी। आपने पृथ्वी अवलोकन का जिक्र किया था। हाँ, कई तरीकों से। आईएसएस पर कैमरे और सेंसर लगे हैं जो लगातार पृथ्वी को देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? जैसे कोई बड़ा तूफान बन रहा हो, कहीं बाढ़ आई हो या जंगल में आग लगी हो, ये उसकी तस्वीरें और डेटा नीचे भेजते हैं, जिससे आपदा प्रबंधन में मदद मिलती है। अच्छा। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखते हैं। वायुमंडल में क्या बदलाव आ रहे हैं, प्रदूषण का स्तर क्या है, समुद्र का तापमान कैसा है, इस सब का डेटा भी इकट्ठा होता है। और बच्चों के लिए भी कुछ है? हाँ, एक प्रोग्राम है अर्थ कैम्प। इसके जरिए दुनिया भर के स्कूलों के बच्चे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आईएसएस से पृथ्वी के किसी खास इलाके की तस्वीर ली जाए। ये बच्चों में विज्ञान की रुचि जगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं रहा होगा, है ना? इतने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट को चलाने में क्या चुनौतियां आती हैं, क्या जोखिम है? चुनौतियां तो हैं और गंभीर हैं। सबसे पहली तो है लागत। इसे बनाने और चलाने में अब तक $150 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। $150 बिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है।
हाँ, ये शायद मानव इतिहास की सबसे महंगी अकेली चीज है जो बनाई गई है। और अब ये पुराना भी हो रहा है, 20 साल से ज्यादा हो गए। सही कहा, अब ये बूढ़ा हो रहा है। इसके कई हिस्से, कई मॉड्यूल अपनी डिजाइन लाइफ पूरी कर रहे हैं या उसके करीब हैं। इसके कारण छोटी-मोटी दिक्कतें बढ़ रही हैं। जैसे कभी हवा का मामूली सा रिसाव हो जाता है, कोई उपकरण खराब हो जाता है, मरम्मत और रखरखाव की जरूरत लगातार बनी रहती है। हाल में रूसी मॉड्यूल में कुछ लीकेज की खबरें भी आई थीं। और धरती पर जो देशों के बीच टेंशन चलती रहती है, उसका असर? हाँ, भू राजनीतिक तनाव, खासकर अमेरिका और रूस के बीच जो है, वो कभी-कभी चिंता पैदा करता है। सवाल उठते हैं कि क्या ये संयोग ऐसे ही चलता रहेगा? हालांकि अब तक स्टेशन का काम काफी हद तक इन तनावों से बचा रहा है। लेकिन भविष्य में एक चुनौती बन सकता है। बन सकता है। और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्या जोखिम है, शारीरिक और मानसिक? हाँ, जोखिम कई हैं। शारीरिक जोखिमों की हमने बात की, हड्डियों, मांसपेशियों का कमजोर होना। फिर है रेडिएशन का खतरा। रेडिएशन? हाँ, अंतरिक्ष में पृथ्वी के सुरक्षा कवच से बाहर कॉस्मिक किरणों और सौर विकिरण का स्तर बहुत ज्यादा होता है, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 गुना ज्यादा। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक तनाव भी है। महीनों तक एक बंद जगह में रहना, अपने परिवार और दोस्तों से दूर, पृथ्वी से दूर, यह आसान नहीं होता। और एक खतरा और है शायद, अंतरिक्ष का कचरा। हाँ, स्पेस डेब्रिस, ये एक बढ़ती हुई समस्या है। पुराने सैटेलाइट के बेकार टुकड़े, रॉकेट के हिस्से, यहाँ तक कि पेंट के छोटे-छोटे कण भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। और ये खतरनाक है। बहुत ज्यादा। इतनी तेज रफ्तार पर एक मटर के दाने जितना टुकड़ा भी आईएसएस से टकराकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। स्टेशन को कई बार इस मलबे से बचने के लिए अपना रास्ता, अपनी कक्षा बदलनी पड़ी है। इतनी सारी चुनौतियों के साथ आईएसएस का भविष्य क्या है? कब तक चलेगा ये? अभी जो सहमति है वो इसे 2030 तक चलाने की है। सभी मुख्य भागीदार देश इस पर राजी हैं। लेकिन रूस का कुछ अलग प्लान सुना था। हाँ, रूस ने संकेत दिए हैं कि वो शायद 2028 के बाद इससे अलग होकर अपना खुद का एक नया स्पेस स्टेशन बना सकता है, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है। और एक और चीज हो रही है, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। एक्सियोम स्पेस जैसी कंपनियां हैं जो अपने खुद के मॉड्यूल बना रही हैं और उन्हें आईएसएस से जोड़ने की योजना है। तो आईएसएस से जुड़ेंगे पहले? हाँ, प्लान ये है कि जब आईएसएस रिटायर होने वाला होगा तो ये प्राइवेट मॉड्यूल उससे अलग होकर अपना एक स्वतंत्र कमर्शियल स्पेस स्टेशन बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब भविष्य में सरकारी नहीं, प्राइवेट स्पेस स्टेशन होंगे? ऐसा लगता है। नासा भी यही चाहता है कि पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट लियो कहते हैं, उसका संचालन धीरे धीरे प्राइवेट इंडस्ट्री संभाल ले। ताकि नासा क्या करे? ताकि नासा अपने पैसे और ध्यान को गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर लगा सके, जैसे आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर बेस बनाना और फिर आखिरकार मंगल ग्रह पर इंसान भेजना। तो आईएसएस ने एक तरह से भविष्य के कमर्शियल स्पेस स्टेशनों और गहरे अंतरिक्ष मिशनों दोनों के लिए रास्ता तैयार किया है। बिल्कुल। और जब ये रिटायर होगा 2030 के बाद, तब इसका क्या होगा? इसे ऐसे ही छोड़ देंगे अंतरिक्ष में? नहीं, इसे बहुत ध्यान से नियंत्रित तरीके से रिटायर किया जाएगा। योजना ये है कि इसे धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा और पृथ्वी के वायुमंडल में गिराया जाएगा। गिरेगा तो खतरा नहीं होगा? वायुमंडल में घुसते ही घर्षण से इसका ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो जाएगा और जो थोड़े बहुत टुकड़े बचेंगे भी उन्हें प्रशांत महासागर में एक बहुत दूर वीरान जगह है जिसे पॉइंट नीमो कहते हैं, वहां गिराने का प्लान है। इसे अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान भी कहते हैं। वहां कोई आबादी नहीं है तो किसी को कोई खतरा नहीं होगा। तो ये होगा आईएसएस का अंत? हाँ, एक शानदार सफर का अंत। तो कुल मिलाकर आईएसएस सिर्फ एक लैब या इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकता है, काम कर सकता है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अलग अलग देश मिलकर कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। और ये भविष्य के चांद और मंगल मिशनों के लिए एक बहुत जरूरी सीढ़ी है। हाँ, ये महंगा है, इसमें जोखिम है, पर इसने विज्ञान और तकनीक को जिस तरह आगे बढ़ाया है वो अभूतपूर्व है। आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि आईएसएस वाकई मानवता की एक शानदार, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या? जिस तरह का असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब जो टीम वर्क आईएसएस को बनाने और चलाने में लगा,
क्या आज के बदलते हुए और अक्सर तनाव भरे माहौल में वैसा कुछ फिर से हो सकता है? क्या हम भविष्य में भी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए इसी तरह एक साथ आ पाएंगे? या फिर अंतरिक्ष भी कहीं जमीनी झगड़ों का नया मैदान न बन जाए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।